हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको जैसा कि थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम रीट लेवल 1, आपको पता होगा लेवल 1 का उसमें भाषा फर्स्ट में हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन था तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो पेपर सीरीज थी वो C नंबर की थी। उसमें 31 नंबर जो क्वेश्चन था वो हिंदी शिक्षण विधियां और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन थे। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो दोस्तों, मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैंने आपसे एक ही बात कही है, जब भी आप क्वेश्चन को हल करें तो हल करने से पहले उसमें देख लें कि उसमें यस दे रखा है या नो दे रखा है, उसको ज़रूर देख लें। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। घर आके देखते हैं कि इसमें तो नहीं पूछा था या है पूछा था, यस पूछा था, और हमारा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। इसी को आप नेगलेक्ट कैसे करें, मतलब इससे बचाव कैसे करें, इसका सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें तब रेखांकित कर लें। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन पूछा है। उपयुक्त का मतलब होता है 4 विकल्प में से आपका सही आंसर कौन सा होगा। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब आपको पता है कि मौखिक ले रहे हैं। आपको पता है कि स्कूल में जब हम विद्यार्थी थे तो हमने किस प्रकार से मौखिक मूल्यांकन दिए थे, आपको भी पता होगा। हालांकि अब तो ऐसा समय आ गया है हमारी लाइफ में कि हम बच्चों का मौखिक स्वयं लेते हैं। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तर प्रश्न बिल्कुल नहीं होते। ये जो विशेषता है ये किसकी विशेषता है दोस्तों? ये विशेषता है निबंधात्मक प्रश्नों की। तो ये तो डिलीट हो गया। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। चलो, ये परिभाषा हो सकती है, इसको एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। आपको पता है मौखिक मूल्यांकन, आपको पता है मौखिक मूल्यांकन में आपने देखा भी होगा, जब आप स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो उसमें समूह निष्ठता नहीं रहती। क्योंकि यदि हम समूह में टेस्ट लेते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है। तो इसमें ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से बच्चों को बुलाया जाता है और एक एक बच्चे के साथ में संवाद किया जाता है, उस हिसाब से हम लेते हैं। तो ये भी गलत हुआ। मौखिक मूल्यांकन विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो ये भी गलत बात है। आत्म अभिव्यक्ति मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति देना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो विद्यार्थी होता है उसमें स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए, मतलब स्वयं के आंसर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि कम अवसर देने। तो आपको पता है 3 विकल्प जब आपने काट दिए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दूसरा विकल्प। दोस्तों देखो, प्रश्न से उत्तर निकालने का तरीका यही है कि आप 3 विकल्पों को कैसे भी करके काट सकते हैं। यदि आपके अंदर ये टेक्निक आ गई कि हमने 3 विकल्पों को काट दिया और राइट आंसर पर हम पहुंच गए, तो कोई ताकत ही नहीं है जो आपके आंसर को गलत कर दे। वो 100% ही आपका सही होगा। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आशा करती हूँ अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की ये परिभाषा किसकी है? तो देखो, परिभाषा से क्वेश्चन 1-2 आता है और इतनी सारी परिभाषा होती हैं, हम याद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी याद नहीं की थी। वो अलग बात है कि तुक्के से आपकी सही हो जाए। तो माइकेनिश की है ये परिभाषा। विद्यार्थी को सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कठिनाइयों को दूर करते हुए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कठिनाइयों की पहचान नहीं हो रही है, यहाँ पर कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। तो कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण बिल्कुल नहीं होता, ये तो माइक्रो टीचिंग हो गई।
ब्लॉक शिक्षण नहीं होता, अभ्यास शिक्षण नहीं होता, तो इसका सिंपल सा आंसर है उपचारात्मक शिक्षण। यदि विकल्प में निदानात्मक होता तो कन्फ्यूजन हो सकता था, जो बच्चे नए हैं उनको कन्फ्यूजन हो सकता था कि इसमें क्या होगा, लेकिन जब इसमें दूर दे रखा है, दूर करते हुए, तो उपचारात्मक शिक्षण होगा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। दोष का मतलब कमी है। इसमें विद्यार्थियों को निरंतर मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों को निरंतर ज्ञान होता रहता है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि विकल्प में 3 विकल्प ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और एक विकल्प ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, और इसमें नेगेटिव बिंदु को ही पूछा गया है। तो 3 विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हैं, इनको तो आप बिल्कुल ही डिलीट कर दो। इसमें नेगेटिव पूछ रहा है कि इसका दोष क्या होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। तो यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब ही लगातार होता है, बच्चे कम हो या अधिक हो, हमें डेली शिक्षण देना है बच्चों को। तो राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो वाक्य प्रकरण, मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था उस दिन कि वाक्य जो प्रकरण है वो सिलेबस में जुड़ा हुआ है और वाक्य से क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर वाक्य के क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो इसी प्रकार से हैं कि रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या है, विधान के आधार पर वाक्य के प्रकार क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो वाक्य के कितने अंग हैं? 4, 1, 2, 3। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो वाक्य के अंग जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों विधेय। देखो बहुत से दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि उद्देश्य के साथ कर्ता जुड़ता है या कर्म जुड़ता है। तो दोस्तों ऊ आ रहा है ना, तो बी से पहले वर्णमाला में ऊ आता है ना, तो ऊ के आगे ऊ पहले है, तो कर्ता एवं कर्ता का जो विस्तार होता है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और कर्ता को छोड़ करके शेष जो वाक्य हमारे पास बचता है वो विधेय के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आप कर्म ले सकते हैं, कर्म का विस्तार ले सकते हैं, पूरक शब्द ले सकते हैं, क्रिया ले सकते हैं। इस प्रकार का जो बचा हुआ शेष वाक्य है वो विधेय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, वाक्य के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर विधानार्थक वाक्य, कर्तरीवाच्य, संयुक्त वाक्य और भाववाचक वाक्य। तो बताइए कौन सा होगा? रचना के आधार पर 8 प्रकार बताए गए हैं। रचना के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहला ही है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, सीधा सीधा अर्थ होगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसमें विधानार्थक वाक्य होगा सूर्य पश्चिम में छिपता है, इसमें विधानार्थक वाक्य होगा सूर्य पूरब में उदय होता है, तो इसमें विधानार्थक वाक्य होगा। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। 2 शब्द जैसे मैं आपको बता देती हूँ, माता पिता, क्योंकि माता पिता सबसे करीबी दोस्त होते हैं हमारे। तो माता और पिता, तो बीच में जो चिन्ह है आप देख सकते हैं किसका चिन्ह है ये, तो ये होता है योजक चिन्ह। सुख और दुख, सुख और दुख के बीच में आता है, सत्य असत्य के बीच में आता है, जीत हार के बीच में आता है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। नेक्स्ट, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात, देखो विकल्प के अनुसार हम इस पे राइट आंसर पर जाते हैं। सबसे अलग विचार रखना, ढाक के 3 पात, तो ये भी गलत हो गया। समय अनुसार कार्य करना नहीं होगा, सीमातीत कल्पना करना नहीं, सदा एक सी स्थिति बने रहना। जैसे ढाक के सिर्फ 3 पात होते हैं, 3 पत्ते होते हैं, सदा एक सी स्थिति बने रहना।
मुहावरों से देखो, लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आ गया, लोकोक्ति से ये आ गया, फिर दोबारा मुहावरे से क्वेश्चन आ गया। बहुत लज्जित होने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। बिल्कुल नहीं होगा ये भी। तो आपको पता है कि ना घोड़े बेचकर होगा, ना टोपी उछालना होगा। यदि कोई आदमी बहुत ज़्यादा लज्जित हो गया किसी काम को लेकर के, जैसे आप लज्जित हो गए कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, किसी ने आपके ऊपर कमेंट कर दिया, तो घड़ों पानी पड़ गया। ये बहुत बात है कि किसी ने आपसे ये कह दिया ना कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको आप सिलेक्शन लेके बताओ कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। हम मेहनत कर सकते हैं, हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, होगा। बहुत लज्जित होना। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों सत्य पूछा है, क्या पूछा है? सत्य। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है? नहीं। तो शब्द इसमें बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि शब्द क्यों नहीं आएगा? आपको पता है कि किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें बच्चे सम्मिलित रहते हैं। जिस विधि में बच्चे सम्मिलित हों, इन्वॉल्व हों, वो हमेशा जो विधि होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ना कि अमनोवैज्ञानिक विधि। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी। ये बात भी गलत है। गार्डन में कौन खेलते हैं? उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का मतलब हो गया 9वीं से 12वीं, मतलब 11वीं 12वीं के बच्चे। तो 11वीं 12वीं के बच्चे का क्या गार्डन में खेलेंगे? गार्डन में कौन खेलते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चे। ये ऑप्शन गलत हो गया। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है, ये भी गलत। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो रीट का एग्ज़ाम लगा था, माफ़ कीजिएगा, जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम लगा था, जिसकी तैयारी मैंने बच्चों को कराई थी, और मेरी भी सौभाग्य ऐसा था कि मेरी भी बीएसटीसी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में बीएसटीसी का सेंटर आया हुआ था। तो उसमें जब हम सिग्नेचर वगैरह बच्चों से करवाते हैं, तो ऐसे ही मैं जब देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा प्रणाली पूछी गई थी कि बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था। बुनियादी शिक्षा कह लो या बेसिक शिक्षा कह लो, उसको इंग्लिश वर्जन ही है ये बेसिक शिक्षा। तो उसमें दे रखा था रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो आपको पता है कि बेसिक शिक्षा है वो महात्मा गांधी की देन थी। केवल किताबी ज्ञान बिल्कुल गलत बात है। प्रकृति सूचक लेखा चित्र, प्रकृति सूचक नो, इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? सामाजिक पर्यावरण से, तो बेसिक शिक्षा में हम सामाजिक पर्यावरण को शामिल कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें यही कहा गया कि बच्चों को करके सीखें, डूइंग बाय लर्निंग पर जोर दिया गया था कि बच्चे करके सीखें, बच्चे अपने हाथों से सीखें, क्योंकि हस्तकला पर जोर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो सामाजिक पर्यावरण से। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तित्व अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? सीमा मतलब कमी पूछी जा रही है। इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें व्यक्तित्व शिक्षण पर अधिक, व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व शिक्षण पर बल दिया जाएगा, ये भी ठीक है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। तो बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? नहीं है ना, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, तो यही विकल्प होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। परिवीक्षित का पूछा जा रहा है। तो एक बार आप ऐसा करें, मैंने जो आपको बुक बताई है शिक्षण विधियों से संबंधित प्रियंका चौधरी की, तो उस बुक को आप थ्योरी जो पार्ट है उसमें उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि
परिवीक्षित अध्ययन उपागम मैडम ने बहुत अच्छे से करा रखा है, क्योंकि मैंने उसी बुक से पढ़ा था। तो उसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद जब इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो आपको बिल्कुल ही ईजी ये क्वेश्चन लगेंगे। आपको लगेगा नहीं कि ये एग्जाम में भी आए हुए हैं, इतने सरल क्वेश्चन हैं। अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय में शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना। आपको पता है कि कलात्मक परियोजना लिख रहा है इसमें क्या लिख रहा है दोस्तों? परियोजना। तो परियोजना विधि का लक्षण है ये। इसका लक्षण है ये परियोजना विधि का सोपान है, ना कि परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी आप थ्योरी पार्ट को पढ़ें, क्योंकि मैं जब भी थ्योरी पार्ट पढ़ती हूँ या पढ़ती थी तो उसमें यदि ऐसे परिवीक्षित अध्ययन उपागम मैं पढ़ रही हूँ तो उससे संबंधित मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी, ये मेरा फिक्स था। तो उसमें यदि इसमें से यदि ये जो थ्योरी पार्ट में ये जो विकल्प में थ्योरी आ रही है, यदि मेरे जो नोट्स हैं उसमें नहीं है तो मैं विकल्प में से उस थ्योरी को अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। क्या पता कभी भविष्य में इसी विकल्प से क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी प्रकार आप किया करें, ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना। समान आकृति है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है? समान। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कहा गया है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। अब यहाँ में समान आकृति पूछा है दोस्तों, सरल पूछा है। तो उच्च माध्यमिक तो बड़े बच्चे हो गए, माध्यमिक भी बड़े हो गए, उच्च माध्यमिक भी बड़े हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है। मैंने आपको कल भी बताया था, सुबोपल्ली आपको याद रखना है। सुबोपल्ली आपको याद रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना और अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों का दूसरों के सामने प्रकट कैसे करते हैं, विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, संप्रेषण कैसे करते हैं। एक तो जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलकर मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचा रही हूँ। तो एक तो बोलना कौशल हो गया, और एक मैं लिख भी रही हूँ, साथ में लिख कर भी मैं अपने विचारों को तुम लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो एक लिखना कौशल हो गया। तो इसमें सुनना थोड़ी आएगा, इसमें पढ़ना थोड़ी आएगा, इसमें पढ़ना थोड़ी आएगा। तो राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, बोलना और लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, क्योंकि इसमें देखो आपको दिख रहा होगा लेख दे रखा है। अनुलेख, लेख का मतलब श्रवण होगा क्या, वाचन होगा क्या, वादन होगा, लेखन होगा। लेख का मतलब क्या होता है? लेखन। लिगवा फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री? अब आपको पता है लिगवा फोन है मोबाइल फोन। लिगवा फोन, मोबाइल फोन से हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं ना। तो ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। मैंने आपको मैडम की जो बुक बताई है ना दोस्तों, उसको आप बिल्कुल स्टार लगा लो, वहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे आपके, मैं गारंटी दे सकती हूँ। यदि परिभाषा का कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैडम की बुक में नहीं हो, मैं मानती हूँ, लेकिन आपके 13 नंबर 15 में से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 100% के आपको उसी बुक से मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसी बुक से तैयारी की थी। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला, भाषा जो कक्ष होता है ना, जिसमें बालकों को उच्चारण करना सिखाया जाता है, इस प्रकार का कक्ष होता है एक, जिसमें यहाँ पर एक प्रकार की हेड होता है यहाँ, और बाकी बच्चे इस प्रकार की कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और उनके यहाँ स्पीकर लगे हुए होते हैं, और ये हेड उनको बोलता है और वो उच्चारण करना, सुनना, बोलना सारा कुछ सीखते हैं।
परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, लेकिन विश्राम कक्ष थोड़ी होगा भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत। नेक्स्ट, स्वैश्वर वाचन का गुण है। स्वैश्वर स्वर सहित, स्व का अर्थ होता है सहित, स्वर सहित वाचन का गुण। अस्पष्ट उच्चारण नेगेटिव पॉइंट, छिब्रता नेगेटिव पॉइंट, उचित ध्वनि निर्गम, ये तो सही लग रहा है। अस्वाभाविकता नेगेटिव पॉइंट, इसमें गुण पूछा है, पॉजिटिव पॉइंट पूछा है, उचित ध्वनि निर्गम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित थे तो मैंने उस गद्यांश को लिया नहीं है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन थे। उसमें एक तो निधियाँ शब्द था, निधियाँ शब्द, कि निधियाँ शब्द का बहुवचन एक वचन रूप क्या होगा, तो आपको पता है निधि हो जाएगा। दूसरा जो एक क्वेश्चन था उसमें वो था मनुष्य शब्द में संज्ञा है, तो आपको पता है मनुष्य बहुत सारे होते हैं, मनुष्यों की जाति होती है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। यदि ता होता मनुष्यता तो भाववाचक बन जाता। ये एक दो क्वेश्चन थे इसमें, 25 क्वेश्चन ही मैंने इसमें लिए हैं, क्योंकि गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन थे तो उस गद्यांश को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उस गद्यांश को इसमें लिया नहीं है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और चैनल पे नए हो तो जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।